क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कोशिश। हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मज़ा आ रहा है ना? इट्स सच अ ग्रेट सब्जेक्ट। इसको अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने चैप्टर 1 से शुरुआत की है। पार्ट 1 हमने कर लिया है जिसमें हमने देखे, और पार्ट 2A में हमने 4 वेव्स देखे जिससे मनोविज्ञान का विकास हो रहा था। अब मनोविज्ञान विकास में और भी 4 वेव्स थे जिसको हम आज देखने वाले हैं। तो चलो शुरू होते हैं, बट उससे पहले एक बार फर्स्ट 4 वेव्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव। ओके, तो अब आ रहे हैं हम फिफ्थ वेव पे जिसको कहते हैं साइको एनालिटिक अप्रोच, और इनके प्रोपोनेंट थे सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड का नाम तो मनोविज्ञान में सब लोग कहते हैं, जिनको मनोविज्ञान के बारे में कुछ नहीं आता वो भी कहेंगे ओ फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, बिकॉज फ्रॉइड इज़ वेरी वेल नोन। उन्होंने एक थियोरी दिया कि हमारा जो बिहेवियर है ये सब हमारे अवचेतन और अचेतन मन का काम है। हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हो रही हैं वही हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करती हैं। तो हमारा मन जो है उसको उन्होंने कहा ये एक आइसबर्ग की तरह है। देखो इसको, एक ऊपर का पोर्शन जो है जिसको हम कहते हैं सचेत माइंड, द कॉन्शियस माइंड, फिर आता है सबकॉन्शियस माइंड, और फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। और अगर आप देखो सबकॉन्शियस का एरिया देखो कितना बड़ा है, तो सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ऑल द टाइम जिसे हम जानते नहीं हैं। इमीडिएट सचेतन माइंड जिसे पकड़ नहीं पाता है, पर वो सचेतन माइंड को डायरेक्ट करता है कि इस तरह से बिहेव करो, उस तरीके से बिहेव करो। कई बार आप देखोगे कई लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कई लोग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो उनको बोला जाता है एंगर मैनेजमेंट करो। और या जो डिप्रेशन होते हैं उनको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, वो आपको बताएंगे। कुछ लोग कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, इतने लेथार्जिक हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं हमेशा बीमार हूँ, हमेशा बीमार हूँ, तो उनको साइकोलॉजिस्ट के, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, यही तरीका सिगमंड फ्रॉइड ने निकाला। उन्होंने कहा साइको एनालिसिस। क्लाइंट आते थे, उनको वो कहते थे रिलैक्स करो, आराम से बैठो, और बैठ के अपने जो मन में जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे बताते जाओ, बताते जाओ, बताते जाओ। और वो सुनते जाते थे, सुनते जाते थे, सुनते जाते थे, और उसमें से वो एनालाइज करके देखते थे कि इसके पीछे से क्या आ रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से क्या चीज़ें आ रही हैं। और जब वो रूट पे पहुंच जाते थे तब उस रूट पर वो काम करते थे, ताकि रूट से जब प्रॉब्लम में, जड़ से अगर प्रॉब्लम निकल जाए तो फिर प्रॉब्लम बाहर बिहेवियर में नहीं आएगी ना। तो साइको एनालिसिस बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ना बहुत ज़्यादा इसका एक फैड बन गया। बहुत लोग साइको एनालिसिस पे जाने लगे। आजकल आप हिंदी मूवीज़ भी देखते हो ना, उसमें आप कभी कभी देखोगे कि पेशेंट को साइको एनालाइज किया जा रहा है। यही था जो सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया था। और आप जरूर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिगमंड फ्रॉइड का बेसिक थियरी था कि हर इंसान, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। तो जब हम हैप्पी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे कारण से हैप्पी नहीं हो पाते हैं, सारी दुनिया हमारे मुताबिक थोड़ी ना चलेगी। जब हम हैप्पी नहीं हो पाते हैं तब ये सारी जो एंगर, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लगती है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, एक और बार बोलो, सबकॉन्शियस माइंड वांट्स अस टू बी हैप्पी। वो हमें खुश रहना चाहता है, और खुशी के लिए हम अपने सारे बिहेवियर, हमारे वही मोटिव है कि हम किस चीज़ से हम ज़्यादा खुश होंगे, हम सब उसी मोटिव से काम करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड इन्हीं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इच्छाओं को समझते थे, और इसी से वो साइकोथेरेपी करते थे, मनोविकार का इलाज करते थे। अब टर्न है नेक्स्ट वेव का, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिस्ट अप्रोच, और इसके जो प्रोपोनेंट्स थे उनका नाम था कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। और इन्होंने ना बिहेवियर थियरी, स्किनर की जो थियरी, इसको एकदम उल्टा कर दिया। स्किनर की मान्यता थी कि हमारा व्यवहार इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है, ये सिचुएशन द्वारा कंडीशनड होता है। कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नेचर को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दिखाया। मानव स्वतंत्र तरीके से अपने को विकसित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरे वातावरण ही उनको चलाता है, वो तो स्लेव की तरह है। वातावरण ने कहा ये करो, वो करते हैं। चारों तरफ के सोशियो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है वो कहते हैं ऐसे करो, वैसे करो, तो वो उसमें चलता लगता है। तो उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसा करें, ऐसे भी लोग होते हैं जो फुल्ली इंडिपेंडेंट, अपनी इस इंडिपेंडेंस को पहचानते हैं, और वो कहता है मैं वही करूँगा जिससे मेरा पूरा विकास हो।
इसके एग्जाम्पल के लिए आप देखो, आजकल कितने बिजनेस केस स्टडीज़ आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, और आप देखोगे इन सारे बिजनेस केस स्टडीज़ में ना एक कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा कि सब लोगों ने उनको कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उधर मत जाओ, ये मत करो, वैसा मत करो, पर उनके मन में था मैं ये करूँगा, और उन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया, और आज फिर सारी दुनिया उनको वाह वाह कर रही है। तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट विल दिखाया ना। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, गूगल के फाउंडर सर्जे ब्रिन, लैरी पेज, इन लोगों के इतने सारे नाम हम लोग तो सुबह शाम आजकल सुनते हैं इनके बारे में। तो ये बड़े एग्जाम्पल्स हैं इस थियरी का, कि ह्यूमैनिस्ट थियरी, कि उन्होंने अपना विकास मेरे फ्री इंडिपेंडेंट विल से उन्होंने काम किया। अब आया नेक्स्ट वेव, जिसका नाम था संज्ञानात्मक वेव, या उसका कहा गया कॉग्निटिव अप्रोच। और इसमें ना आपने गेस्टाल्ट याद है आपको, इम्प्रेशंस और एक बड़ा पिक्चर, दैट वाज गेस्टाल्ट, और उसके साथ हमने देखा था स्ट्रक्चरलिज्म। इन दोनों के एलिमेंट्स को लेकर ये कॉग्निटिव वेव बना। कॉग्निशन का मतलब क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इसको कहते हैं कॉग्निशन। अब आप ही बताओ, नोइंग में क्या क्या आता है? थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आती हैं ना कॉग्निशन के प्रोसेस में। तो कॉग्निशन हम क्यों करते हैं? हम इसलिए कॉग्निशन करते हैं, चारों तरफ से एनवायरनमेंट से सिग्नल लेके उसको प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करके हम कॉग्निशन करते हैं, क्योंकि हमें वातावरण से निपटना ही है। आफ्टर ऑल हमारे चारों तरफ फिजिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, ये सारे जो एनवायरनमेंट्स हैं हमारे चारों तरफ, इनसे सिग्नल्स जो आती हैं, हमें इसको डील करना है ना। इनका ये भी मानना था कि हमारा ब्रेन न कंप्यूटर की तरह है। कि कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेता है, उसको एनालाइज करता है, उसको कहीं स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत होगी उस एज पर कमांड वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी करता है। हमारा ब्रेन भी तो यही करता है ना। तो ये तो था ब्रेन वाला एक्टिविटी, और उस वक्त हमारी जो इमोशंस होती हैं वो भी पार्ट ऑफ कॉग्निशन हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि ये सारे काम जब हम करते हैं तब हमें बड़ा आनंद मिलता है, और ये सारे काम हम जब करते हैं अच्छा तो नहीं लगता, पर करना पड़ता है। तो वो भी कॉग्निशन का हिस्सा है, द प्रोसेस ऑफ नोइंग। और अब हम आ रहे हैं द लास्ट वेव, जो 8th वेव है, जो अभी मॉडर्न टाइम्स में, एकदम मॉडर्न टाइम्स में ये वेव बना है, जो कहता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? ये है कि एक बच्चा पैदा होता है, वो ना अपने एनवायरनमेंट के साथ एक डायनामिक तरीके से इंगेज करता है, एक सक्रिय तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंगेज करता है, और इंगेज करके समझ जाता है कि ये सारी चीज़ें करने से अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें करने से अच्छा नहीं होगा, कौन सी अच्छी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक लंप सा है, एक क्ले का लंप या आटे के लंप की तरह है, और उसको पेरेंट्स जैसे ढालेंगे, जैसे सिखाएंगे, बच्चा वैसे ही बनेगा। बच्चा अपने आप भी उसमें पार्ट लेता है, बच्चा अपने आप भी सोचता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं सिखा रहे हैं, ये गलत सिखा रहे हैं, या ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे ही करना चाहिए। बच्चे का अपना इंडिपेंडेंट विल होता है, और वो पॉजिटिवली इंटरैक्ट करते हैं। पियाजे नाम के जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा बच्चा की जो लर्निंग होती है, ये लर्निंग बच्चा इज़ फुल्ली केपेबल कि लर्निंग के लिए वो अपने, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन लर्निंग, ही इज़ अकाउंटेबल, वो अपनी लर्निंग पे खुद अपना ओनरशिप लेते हैं बच्चे अपने लर्निंग का। डू यू एग्री? आप बताओ, आप अपनी लर्निंग की ओनरशिप लेते हो या नहीं? ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आप तो आप पे है कि आप वीडियो से सीखोगे या नहीं सीखोगे, इज़न्ट इट? इनके बाद एक साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था लियो विगोट्स्की। लियो विगोट्स्की रशियन साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि एक बच्चा बड़ों के साथ इंटरैक्ट करके बहुत कुछ सीख जाता है, और उसी से उसके मन का विकास भी होता है। एक बच्चे का मन किस तरह बढ़ेगा, कैसे होगा, वो उसके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा कौन है? बड़े ही तो होते हैं। क्लास स्कूल में टीचर होते हैं, घर में पेरेंट्स होते हैं, बाहर समाज में जाओ तो अंकल आंटी, कोई कमी तो है नहीं। इनसे इंटरैक्ट करके बच्चा सीख जाता है। सीखने की उन्होंने एक लैडर बनाया। देखो इस लैडर को, कुछ चीज़ें हैं जो बच्चा सीख जाता है, ये मैं अकेला कर सकता हूँ, और दुनिया भी मुझसे अपेक्षा करती है, एक्सपेक्ट करती है कि मैं इसे अकेला करूं। कुछ चीज़ें हैं जिसे करने से पहले मुझे किसी की हेल्प मांगनी चाहिए, अकेला करने जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसा आपने देखा होगा
कई बच्चे हैं जो कहते हैं ये वाला काम तो मेरे से होगा ही नहीं। उनसे पूछो क्यों नहीं होगा भाई, कैसे आपने सोचा नहीं होगा? नहीं, हमने चारों तरफ देखा है, हमारे बड़ों ने भी हमें बताया, हमने उनको भी देखा है, उनसे भी नहीं हुआ, तो हमसे कैसे होगा? पर कभी कभी जब वो फ्री विल लगा कर करते हैं तो देखते हैं हो भी जाता है कभी कभी। तो दिस इज द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। तो बच्चों आज हमने 4 अप्रोच देखे, एक बार फिर से देखो, 1, 2, 3 and 4। तो पहले हमने देखे थे 4 और आज देखे 4 और ये था मनोविज्ञान विकास का, द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी का एक पाथवे। सो आई होप यू हैड अ गुड टाइम। अच्छा लगा तो एक लाइक दे दो, और रिमेंबर जब आप आंसर लिखोगे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल से ही आपके आंसर में लाइफ आ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से